करते हैं आपके चैनल मिस्टर रेड फैक्ट में। आज हम लोग जाने वाले हैं एक स्पेस के ऐसे सफर में जो कि स्पेस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरस्टेशियल स्पेस के बारे में, जो कि हम इस सफर को हम चालू करेंगे दो विज्ञान की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा सूर्य है एक प्रकार का हीलियोस्फीयर नाम का एक स्फीयर क्रिएट करता है, जो कि सोलर पार्टिकल्स और प्लाज्मा से बना हुआ होता है। जो स्फीयर है वो सोलर पार्टिकल और प्लाज्मा से बना हुआ होता है। स्फीयर के अंदर सारा सोलर सिस्टम आ जाता है, और अगर जो उससे बाहर है सोलर सिस्टम बोले तो हमारा सूर्य और जितने भी ग्रह है वो जो है वो हमारे स्फीयर के आ जाते हैं, इस स्फीयर के अंदर आ जाते हैं, जिसे हम हीलियोस्फीयर करते हैं। और जिस हीलियोस्फीयर के बाहर जो जाते हैं तो वहां से शुरू होती है हमारी इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस को हम अपने सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दो तारों के बीच का वो खाली स्थान जहाँ पे ना कोई किसी भी तारे का असर खत्म हो जाता है। वहां से जो हमारा सूर्य है, ना सूर्य का कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ना ही कोई फोर्स लगता है किसी भी तारे या फिर किसी भी जो प्लेनेट है उसके द्वारा कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता। उसे इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। जो कि हमारा सूर्य जो है वो एक स्फीयर क्रिएट करता है जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, जो कि प्लाज्मा से बना हुआ है और सोलर पार्टिकल से बना हुआ है। इसको क्रॉस कर देंगे तो हम इंटरस्टेशियल स्पेस में चले जाएंगे। तो चलिए हम इस सफर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात है 1977 में, जहाँ की सारे जो ग्रह है वो एक लाइन में आने वाले थे, और इस अपॉर्चुनिटी को देखकर साइंटिस्ट इसे खाली नहीं देना चाहते थे, ऐसे व्यर्थ नहीं जाना देना चाहते थे। तो उस समय उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मिशन किया जाए जिससे कि एक ही लॉन्च से सारे ग्रहों को हम लोग खाली ग्रहों को हम लोग स्टडी कर ले बिल्कुल इजीली, क्योंकि सारे ग्रह वो एक ही लाइन में आने वाले थे। पर जो जुपिटर और सैटर्न है वो अलग आने वाले थे, और यूरेनस और बाकी सारे ग्रह अलग लाइन में आने वाले थे। तो उस समय साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और सोचा कि दो हम लोग यान को लॉन्च करेंगे, यानी कि दो स्पेस क्राफ्ट को हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि अपने अलग अलग दिशा में जाकर दोनों को स्टडी कर ले, ग्राउंड स्टेट से स्टडी कर ले, क्योंकि उस समय हम लोग के पास बाकी सारे ग्रहों की जानकारी नहीं थी। तो उस समय दो यान लॉन्च किए गए, जो एस्केप क्राफ्ट लॉन्च किए गए, जिसका नाम वाइजर 1 और वाइजर 2। इन दोनों भाइयों को लॉन्च किया गया 1977 में, जो कि अपने मिशन पे निकल चुके थे। वाइजर 1 का मिशन था जुपिटर और सैटर्न को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टडी करना, और वाइजर 2 का था यूरेनस और नेपच्यून को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टडी करना, जिसने उन्होंने अपने कार्य को बिल्कुल सफलतापूर्वक किया भी, और उसी के साथ उनका मिशन समाप्त हो गया। पर वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह मिशन तो अभी समाप्त हो गया, पर इन दोनों यान में बिल्कुल अभी कोई दिक्कत नहीं थी, ये कार्य कर रहे थे। तो इन दोनों यान को एक और नए मिशन पे लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम था इंटरस्टेशियल स्पेस मिशन वाइजर इंटरस्टेशियल स्पेस मिशन, जिससे कि वो इंटरस्टेशियल स्पेस में प्रवेश कराना वैज्ञानिकों का सोच था। और उसी के साथ इनका सफर ये शुरू होता है कि वो जब अपने मिशन को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, उसके बाद से उन्होंने दूसरा मिशन अपना लॉन्च किया, उसी वाइजर 1 वाइजर 2 को, जिसे वाइजर इंटरस्टेशियल मिशन कहा गया, और जिन्होंने अपने मिशन को उस समय से स्टार्ट किया। तो इस जर्नी को उस समय से उन्होंने स्टार्ट किया जब अपना मिशन को उन्होंने एक समाप्त कर लिया। तो फिर वैज्ञानिकों ने उसे नए मिशन पे अपने डाल दिया, जो कि सफलतापूर्वक कार्य करते हुए उन्होंने वाइजर 1 को 2012 में इंटरस्टेशियल स्पेस में प्रवेश कराया, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो कि इंटरस्टेशियल स्पेस में प्रवेश किया, और जिसकी मदद से इंसानों को इंटरस्टेशियल स्पेस के बारे में जानने को मिला। और उसी के दौरान वाइजर 2 भी अपने रास्ते में था, जो कि 2018 में बिल्कुल सफलतापूर्वक इंटरस्टेशियल स्पेस में प्रवेश किया। दोनों जो एस्केप क्राफ्ट थे वो जो नॉर्थ हीलियोस्फीयर था वहां से वो क्रॉस किए अपने हीलियोस्फीयर को, और वहां से क्रॉस करते समय उन्होंने कुछ झटका महसूस किया था। और उसी के दौरान वाइजर 1 ने अपने हीलियोस्फीयर के अंदर ही रहते हुए इंटरस्टेशियल स्पेस के कुछ जो पदार्थ थे उसको डिटेक्ट किया था, जो कि उसके विपरीत वाइजर 2 था। वो उसके विपरीत हीलियोस्फीयर के पार करने के बाद से सोलर पार्टिकल थे उसको मतलब कि महसूस किया। तो इससे साइंटिस्टों ने अंदाजा लगाया कि जो हमारा हीलियोस्फीयर है उसमें कोई लीकेज है, उसमें कई सारे लीकेज है। तो इससे उनको अंदाजा लगा कि जो हमारा हीलियोस्फीयर है उसमें कई सारे लीकेज हैं। पर उसी के दौरान साइंटिस्टों को यह महसूस हुआ कि जो हमारा ये हीलियोस्फीयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव यानी कि डेंसिटी है, जो कि हमारे सोच से भी अधिक था। पर इंटरस्टेशियल स्पेस में जाते ही बिल्कुल वैक्यूम का महसूस हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है।
तो उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद ये कंक्लूजन दिया कि जो हमारा ये हीलियोस्फीयर है उस पर अलग से कोई वस्तु है वो अपना दबाव लगा रही है, जिसके कारण ये हीलियोस्फीयर बना हुआ है और जिससे कि यह पूरा स्फीयर बना हुआ है और जिससे कि सोलर जो हमारा सोलर सिस्टम है बिल्कुल इजीली वर्क कर रहा है। तो उस समय उनको नहीं पता था कि ये कौन सी फोर्स है जो इसे इतना डेंसिटी यानी कि इसको दबाई हुई है, और वही उसके बाउंड्री के बाहर इंटरस्टेलियर स्पेस में बिल्कुल वैक्यूम था, बिल्कुल खाली था। जैसे कि कई क्यूब सेंटीमीटर में एक एटम मिलता था, उसी प्रकार उसको वहाँ पे कई सारे स्थान कई सारे क्या इंटरस्टेशियल स्पेस बिल्कुल खाली था, जिससे कि वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि इंटरस्टेशियल स्पेस बिल्कुल खाली है जहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, पर वही हीलियोस्फीयर जो है उसके अंदर कुछ कोई वस्तु है जो दबाव लगा रही है। इस मिशन के दौरान दोनों स्पेस क्राफ्टों ने यह डिटेक्ट किया कि यानी कि जो उन्होंने खोजा कि जो हमारा हीलियोस्फीयर है और हीलियोस्फीयर की बाउंड्री और हीलियोस्फीयर की बाउंड्री और जो ये इंटरस्टेशियल स्पेस है उसकी बाउंड्री एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती है। जो हमारा हीलियोस्फीयर है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग बिहेव करता है और बिल्कुल उसके पैरेलल जो हमारा इंटरस्टेशियल स्पेस है उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अलग बिहेव करता है। तो उन्होंने यह देखा कि ये दोनों बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करते हैं। वर्तमान समय में जो वाइजर 1 है वो हमारे धरती से 150 AU दूर है। AU मतलब कि एक AU मतलब कि पृथ्वी से सन की जितनी दूरी है उसे एक ही AU बोलेंगे, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए वो हमसे कितना दूर है। वो हमसे 150 AU करीब दूर है और जो हमारा वाइजर 2 है वो 125 AU दूर है वर्तमान समय में अभी। तो एक AU बराबर हमारे पृथ्वी से लेकर सन तक की दूरी को कहा जाता है। ये दोनों हमसे कम 150 और 125 AU दूर हैं। इस मिशन को 2025 तक ही चलाया जा सकता है, क्योंकि जो वो मिशन लॉन्च हुआ था केवल मात्र वो अपने जो हम बोले थे कि ग्रहों की स्टडी के लिए लॉन्च हुआ था, पर वो यह मिशन इतना ज़्यादा कम से कम 47 सालों से अभी तक चल रहा है, जिससे कि उसकी एनर्जी के जो स्रोत है वो न्यूक्लियर रिएक्टर पे बनाया गया था, जिसे प्लेटेनियम 238 जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पे बेस करके बनाया गया था। पर उसके समय के साथ साथ उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, और पर जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है उसकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता घटती जा रही है, जिसके कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक दोनों मिशन बंद करना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा यह जानकर? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।